नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं और वो है आपका महासागरीय तरंगे यानी कि ओशन वेव्स। ये जो पूरा आप देख रहे हो यहाँ पर एकदम शॉर्ट नोट्स जो बनाए गए हैं, ये आपका महेश वर्णवाल की जो ज्योग्राफी की बुक है वहाँ से कंस्ट्रक्टेड है। अब इसमें हम लोग ना सिर्फ तरंगों के बारे में देखेंगे, महासागरीय तरंगों के, बल्कि हम वो सारे जो माइन्यूट पॉइंट्स हैं कि कहाँ पर प्रतोड़न रेखा होती है, कहाँ पर सर्फ होते हैं, कहाँ पर ब्रेकर होता है, विलांचल धारा क्या होती हैं, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे। इसके अलावा जो महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण है वो किस तरीके से किया गया है और आगे हम देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति के क्या कारण रहते हैं। इसके अलावा धाराओं का जो प्रभाव है या फिर जो उनका महत्व है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पर कवर अप करेंगे। और इसके साथ ही हम यहाँ पर इस मैप के माध्यम से ये जो यहाँ पर आपको महासागरीय धाराएं दिख रही हैं, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी धारा कहाँ कहाँ पर ये रहती है, ठीक है, या फिर किस महासागर में कौन सी धारा है, इस सबको यहाँ पर हम लोग कवर अप करने वाले हैं। सो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वाले वीडियो के माध्यम से जो ओशियन करंट्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे, इसके अलावा आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना होगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर आपको महेश वर्णवाल की बुक का एक चैप्टर यहाँ पर फिनिश मिलेगा और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन इज फॉर यू, वहां पर आके अपनी बात जरूर रखिएगा। चलिए, सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं महासागरीय तरंगे एग्जैक्टली हैं क्या। सो यह सागरीय जल में दोलनीय गति जिसमें जलीय कण ऊर्ध्वाधर रूप में संचलन करते हैं। अब यहाँ पर कई सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कि दोलनीय गति क्या होती है, इसके अलावा ऊर्ध्वाधर रूप में संचलन करते हैं। तो ये तीन पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पे हमें बात करनी है, ठीक है। देखिए, अगर आपने सागर को वैसे मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा होगा तो वीडियो के माध्यम से जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा इस तरीके से लहरें उसके अंदर उठती हैं। लहरें उठती हैं यानी कि जो यहाँ पर जल के कण हैं वो कभी अप जाते हैं, कभी डाउन जाते हैं, फिर अप जाते हैं, फिर डाउन जाते हैं। तो ये जो इस तरीके की गति होती है इसी को बोलते हैं दोलनीय गति यानी कि पीरियोडिक मोशन। क्योंकि एक बार ये इस तरीके से मूव हुआ, फिर एक लहर आएगी, फिर इसी तरीके से मूव होगा, फिर एक लहर आएगी, फिर इस तरीके से मूव होगा। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन या फिर दोलनीय गति। और इस गति के माध्यम से होता क्या है, जो जल के कण हैं कभी वो अप जाते हैं, कभी डाउन जाते हैं, कभी अप जाते हैं, कभी डाउन जाते हैं। जब ये अप जाते हैं तो यहाँ पर इसको बोला जाता है क्रीस्ट या फिर शीश या फिर श्रृंग। वहीं जो निचला भाग होता है जिसमें बिल्कुल बॉटम पर पहुंच गया ये, तो इसको टर्फ बोला जाता है या फिर गर्त बोला जाता है। सो ये बेसिक डिफरेंस है श्रृंग और गर्त में। श्रृंग का मतलब क्या हो गया, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है। गर्त का मतलब हो गया जो लोएस्ट पॉइंट है किसी भी वेव का, किसी भी मोशन का। अभी जो इमेज आप देख रहे हो इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव यानी कि वेव की जो विशेषताएं हैं उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जो अभी हमने बात करी थी कि जब टॉप पर हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे शीर्ष पर, तो इसको शीर्ष बोला जाएगा, इसको श्रृंग बोला जाएगा और इसी को क्रस्ट बोला जाएगा वेव का। वहीं जो बॉटम वाला है इसको ट्रफ बोला जाएगा या फिर गर्त बोला जाएगा, ठीक है। अब ये इस तरीके से मोशन होता रहता है और यही आपका क्या है, दोलनीय गति है। अगर हम बात करें एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट के बीच में यहाँ पर जो पूरा ये लेंथ रहा, इसी को क्या बोला जाता है, वेव लेंथ यानी कि डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट। दो श्रृंगों के बीच में या फिर दो गर्तों के बीच में जो दूरी होती है, यहाँ से अगर हम ये समझ लें कि ये एक दूसरा गर्त है, तो ये जो पूरी दूरी है या फिर ये जो पूरी दूरी है इसी को क्या बोला जाता है, वेव लेंथ बोला जाता है या फिर तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें किसी भी तरंग की, तो हर एक तरंग की अपनी एक विशेष लंबाई होती है, विशेष ऊंचाई होती है, अपना एक वेग होता है और तरंग का एक आवर्तकाल होता है यानी कि टाइम पीरियड होता है। दो क्रमिक श्रृंगों यानी कि क्रस्ट या फिर गर्तों के बीच की जो दूरी होती है वो तरंग दैर्ध्य या फिर वेवलेंथ कहलाती है। जबकि तरंगों के श्रृंग और गर्त के मध्य स्थित जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है इसको तरंग उच्चता या फिर वेव हाइट कहते हैं। एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट वाइज आपसे ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। जब हम तरंग उच्चता की बात करें या फिर वेव हाइट की बात करें तो इसका मतलब है कि एक जो ये क्रस्ट है और ये जो गर्त है इसके बीच में कितना जो है हाइट है, इस हाइट को ही बोला जाता है आपका वेव हाइट, ठीक है। और वेवलेंथ आप समझ गए, जब हम दो क्रस्ट या फिर दो ट्रफ की बात करेंगे, दो श्रृंगों के बीच की दूरी क्रमागत यानी कि एक के बाद सेकंड वन, और इसी तरीके से दो ट्रफ यानी कि दो गर्तों के बीच की दूरी वो क्या कहलाएगी, आपकी वेवलेंथ कहलाएगी।
इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका वेव पीरियड। एग्जैक्टली वेव पीरियड क्या है? तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, ये पीक ए दिया हुआ है और ये एक पीक बी दिया हुआ है, ठीक है। तो वेव पीरियड क्या है कि किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो क्रमिक तरंगों के बीच के समय को तरंग आवर्तकाल कहा जाता है, यानी कि वेव पीरियड कहा जाता है। एक यहाँ पर ये आपकी वेव है, दूसरी वेव ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना टाइम लगा इस वाली तरंग को यहाँ तक पहुंचने में, या फिर कहें तो ये वाली इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी देर में दूसरी तरंग आई, उसके बाद तीसरी तरंग, चौथी तरंग कितनी देर में आ रही है, वही क्या है? आपका वेव पीरियड है। सो यहाँ पर आपसे एग्जामिनेशन में वेव पीरियड, वेव लेंथ, क्रस्ट, ट्रफ, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। वेव हाइट के बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे बात करें, संचलन करते हुए तरंग का जो वेग है, यानी कि वेव वेलोसिटी है, ये किसके बराबर होता है? वेव वेलोसिटी निकालने के लिए सिंपली आप वेव लेंथ को डिवाइड करेंगे वेव पीरियड से, ठीक है। यानी कि तरंग दैर्ध्य को तरंग के आवर्तकाल से जब हम डिवाइड करेंगे या फिर उसका रेशो लेंगे, तो वही हमारा क्या आएगा? वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी क्या है? आपका वो अनुपात है जो तरंग दैर्ध्य और तरंग जो उसका आवर्तकाल है उसके बीच में जो रेशो रहेगा, वही आपका क्या होगा? तरंग का जो वेग है या फिर वेव वेलोसिटी है वो कहलाएगा। अच्छा, महाद्वीपीय तरंगों की जो उत्पत्ति है वो सामान्य रूप से महासागर के जलीय धरातल पर पवनों के घर्षण के कारण मानी जाती है। इसका मतलब क्या है? सपोज ये सागर है, अब क्या है कि ऊपर यहाँ पर हवा चल रही है, उस हवा की वजह से हवा क्या करेगी? पानी को इस तरीके से ऊपर लेके जाएगी और यहीं से धीरे धीरे जितनी तेज हवा होगी उतनी तेज यहाँ पर लहरें उठेंगी। यानी कि अगर हम बात करें कि महासागरों का जो जलीय धरातल है उस पर जब पवन घर्षण कर रही है, घर्षण का मतलब क्या है कि एक सरफेस से दूसरी सरफेस को रगड़ना, वही क्या है यहाँ पर? अगर वो मतलब उसके अंदर क्या होगा? एक फ्रिक्शन डेवलप होगा और वही फ्रिक्शनल फोर्स इस पानी को ऊपर की ओर लेके जाएगा। फिर वापस जब तरंग इस जो हवा है जो पानी से टकराएगी, फिर वो उसको उठाकर ऊपर लेके जाएगी। मतलब एक फ्रिक्शन इस पर लगेगा जिसकी वजह से पानी जो है एक ऊंचाई को ग्रहण करेगा। अच्छा, इसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हम बात करेंगे कि तरंगों की जो ऊंचाई है ये किन बातों पर निर्भर करती है। 3 बातों पर करती है। पहला, तरंग का वेग कितना है, पवन का वेग कितना है, जो हवा चल रही है वो कितनी वेलोसिटी से उससे जो जलीय धरातल है उससे टकरा रही है। दूसरा, पवन के प्रवाहित होने की अवधि क्या है, कितनी देर तक पवन प्रवाहित हो रही है। तीसरा, सागर के जलीय धरातल का विस्तार कितना है। सपोज कि अगर हम सागर की बात ना करें, जस्ट एन एग्जांपल आप समझो कि एक पर्टिकुलर है, आप ऐसी ग्लास ले लो और उस गिलास के ऊपर क्या करो आप? पानी, मतलब पानी है इसके अंदर पूरा आपने फिल कर दिया ऊपर टॉप तक। अब यहाँ पर आपने हल्की सी फूंक मारी तो आप देखोगे उसके अंदर बिल्कुल हलचल नहीं होगी। बट यहीं पर अगर तेजी से हवा आप इसकी तरफ छोड़ें तो इसके ऊपर जो यहाँ पर ये पानी है इसके अंदर कुछ हलचल आप महसूस करोगे। मतलब जैसे जैसे आप वेलोसिटी जो हवा है उसकी वेलोसिटी को आप बढ़ाओगे, उसके वेग को बढ़ाओगे, यहाँ पर हलचल पड़ेगी। सिमिलरली जब हम एक सागर की बात कर रहे हैं तो सागर तो एक बहुत बड़ी जल राशि हो गई, तो उसमें यहाँ पर धरातल पर जितनी तेज हवा आएगी उतनी ही ऊंचाई तक ये इसका जो पानी है वो ऊपर की ओर उठेगा। पवन का वेग इस पर डिपेंड करती है, तरंग की ऊंचाई, जो आपका ओशियन करंट्स है। दूसरा, पवन के प्रवाहित होने की अवधि, कितनी देर तक ये हवा प्रवाहित हो रही है उस पर डिपेंड करेगा। सपोज हवा एकदम न्यूट्रल हो जाए, अब कई सारे इसके अंदर और भी पॉइंट हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सिर्फ हवा ही नहीं है जो पानी के अंदर हलचल महसूस करवाएगी, बहुत और दूसरी चीजें हैं, उन सबको देखेंगे। बट बहरहाल यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि तरंगों की जो ऊंचाई है वो किस बात पर निर्भर करेगी। वो पवन के वेग पर, पवन के प्रवाहित होने की जो अवधि है, कितने टाइम ड्यूरेशन तक वो फ्लो कर रही है। तीसरा, सागर के जलीय धरातल का विस्तार कितना है, कितना दूर तक सागर फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें हम बात करेंगे कि सागरीय जल की जो गहराई है अगर ये बहुत अधिक है तब उच्च तरंगों का निर्माण होता है। यानी कि जितना डीप होगा ओशियन उतनी ही ज्यादा ऊंची जो है वो तरंगे होंगी। इसके अलावा उनका वेग जो है अपेक्षाकृत अधिक देखा जाता है। ना सिर्फ अगर सपोज एक सागर ये है जो इतना डीप है, दूसरा सागर जो है इतना डीप है, तो इस वाले सागर में ज्यादा ऊंची तरंगे देखने को मिलेंगी, ज्यादा ऊंची तरंगों का निर्माण इसमें होगा और उनका वेग भी
इसके मुकाबले ज्यादा होगा। जितना डीप सागर होगा उतना ही ज्यादा तरंग की ऊंचाई होगी, उतना ही ज्यादा तरंग का जो वेग है वो होगा। जब तरंगों की श्रृंखला तटवर्ती भागों में पहुंचती है तो उसे उथले जल क्षेत्र से गुजरना पड़ता है, जिससे ये तरंगे क्रमशः दीर्घवृत्तीय होती जाती हैं, यानी कि इलिप्टिकल होती जाती हैं, क्योंकि उनकी प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। यानी कि जब हम कोस्टल रीजन की बात करें, सपोज ये आप समझो कि ये पूरा इधर लैंड है, ठीक है, और इधर आपका ये पूरा ओशियन है, ये हो गया आपका ओशियन। अब जैसे ही तरंगे बिल्कुल यहाँ पर पहुंचेंगी, तट के समीप पहुंचेंगी, तब क्या होगा, आप कभी इसको देखोगे भी तो इस तरीके से होंगी, कुछ इलिप्टिकल इलिप्टिकल पाथ, यानी कि दीर्घवृत्तीय इस तरीके से तरंगे होंगी, ना कि इस तरीके से। ये डिफरेंस है, ठीक है। इसको यहाँ पर इस इमेज के माध्यम से आप समझो। ये जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ये क्या है, इस तरीके से मोशन हो रहा है यूं, जबकि तट के समीप आने पर ये क्या हो गया, इलिप्टिकल पाथ हो गया। इलिप्टिकल यानी कि दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त कैसा होता है, इस तरीके का, ये दीर्घवृत्त होता है, ठीक है। चलो, आई होप कि आपको ये वाली बात यहां पर समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे यहां पर मूव करते हैं। उथले तट के पास उसके जो श्रृंग की ऊंचाई है वो अचानक बढ़ती है, यानी कि जो आपका जलीय वो है, मतलब समुद्र का जो ये धरा, मतलब ऊपर की सतह जो है, यहाँ पर जो तरंगे उठ रही हैं, जब ये तट के पास होगा, उथले तट के पास, यानी कि वहां पर जहां पर पानी की गहराई बहुत ज्यादा ना हो, तो वहां पर तरंगे और ज्यादा ऊंची उठेंगी, ठीक है। और उनका अग्र ढाल, यानी कि जो आगे वाला पार्ट है वो एकदम क्या होगा, बहुत तीव्र होगा, ढाल एकदम तीव्र होगा इस तरीके से। ढाल की तीव्रता से मतलब क्या है, ढाल का मतलब हो गया स्लोप। एक स्लोप हो गया ये, एक स्लोप हो गया ये, और एक स्लोप हो गया ये। अब आप देखो किसमें सबसे ज्यादा शार्प स्लोप है, तो सबसे ज्यादा शार्प कहां पर है, यहां पर, तुरंत इस तरीके से ये मुड़ गया। जबकि अगर स्लोप बहुत ज्यादा होगा तो इस तरीके से हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो आगे मूव ऑन करते हैं, बात करते हैं सर्फ, ब्रेकर या फिर श्वास की। तीन अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, सर्फ, ब्रेकर या फिर श्वास। अभी जो हमने बात करी थी कि इलिप्टिकल पाथ तय करती है, जब वो तट के पास में आ जाएगी तरंग, तब क्या होगा, एक क्रांतिक बिंदु पर आकर, एक क्रिटिकल पॉइंट ऐसा होगा जहां पर आकर तरंग रूप जो है वो खंडित हो जाएगा और वो विशुद्ध जल समूह में बदल जाएगा। यानी कि अभी इस इमेज को आप यहां पर देखो, ये इस इमेज में आप यहां पर देख रहे हो कि ये क्रिटिकल पॉइंट पर आया, काफी हाइट तक पहुंचा, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या हुआ, ये पानी के साथ मिल गया, मतलब वाटर बॉडी के साथ ही फाइनली मिल गया। मतलब एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि वो पानी का जो आगे वाला पार्ट होगा, तट के पास जैसे आप देखोगे तो पानी वहां पर ऑलमोस्ट वैसा होता है कि आपस में सब मिला हुआ है, बहुत तेज तरंगे नहीं उठेंगी। कभी आप गए होगे समुद्र पे तो आपने इस चीज को नोटिस करा होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो लहरें उठ रही होंगी, उसके बाद क्या होगा, बिल्कुल इस तरीके से पानी ऐसे बह रहा होगा। पानी में फ्लो जरूर होगा क्योंकि वो समुद्र है, पीछे से लहरें आएंगी, वो आगे वाले पानी को आगे धक्का देंगी, फिर वो पानी वापस लौटेगा, ये सब चलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी ऊंची ऊंची लहरें नहीं उठेंगी, यहाँ पर ऑलमोस्ट वो पानी के साथ मिल चुकी होंगी लहरें, ठीक है। ये जो विशुद्ध जल समूह में बदल जाना है, इसी को क्या बोलते हैं, सर्फ बोलते हैं, या फिर ब्रेकर या फिर श्वास बोलते हैं। आगे मूव करते हैं, बात करते हैं प्रतोड़न रेखा की या फिर प्लंज लाइन की। तट से जिस दूरी पर तरंगों के श्रृंग टूटते हैं, यानी कि जो क्रस्ट है, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये टूटते हैं तथा सर्फ के रूप में बदल जाते हैं। यानी कि ये जो है फाइनली किस में बदल गया, पानी के साथ ही मिल गया। अब यहाँ पर कोई और क्रस्ट नहीं डेवलप हो रहा है। उस दूरी से तट के समानांतर रेखा खींची जाए तो उसे प्रतोड़न रेखा या फिर प्लंज लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पर इस चीज को आप इससे समझ सकते हो, ये यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये तो आपके क्या हो रहे हैं, ये हो गया ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर एक क्रस्ट डेवलप हुआ, उसके बाद धीरे धीरे पानी के साथ यहाँ पर मिल गया और इतनी ज्यादा ऊंची नहीं उठेंगी यहाँ पर तरंगे, क्रस्ट नहीं होंगे, और यही आपका क्या है, आपका प्लंज पॉइंट है, ठीक है। प्लंज पॉइंट से लेके आगे तक की जो दूरी होगी तट तक की, वही हमारी प्रतोड़न रेखा या फिर प्लंज लाइन कहलाएगी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विशुद्ध जल का तट की ओर जो संचालित भाग है वो जल उदावन या फिर अपवॉश कहलाएगा, और समुद्र की ओर वापस लौटना क्या कहलाएगा, आपका बैकवॉश कहलाएगा। यहाँ पर इस तरीके से एक तरंग उठी,
ठीक है, जो आपका क्या है, सर्फ है, सर्फ के बाद वो ऑलमोस्ट पानी के साथ मिल गई और यहाँ पर फिर कोई तरंगे नहीं उठेंगी इतनी ऊंची, और यही आपका प्रतोदन रेखा कहलाएगी तट तक की। अब यहाँ पर जब आगे की ओर पानी जा रहा है वो क्या कहलाएगा, अपवॉश कहलाएगा। जब ये वापस लौटेगा यहाँ तक तब ये क्या कहलाएगा, आपका बैकवॉश कहलाएगा। ठीक है, सर्फ द्वारा ही तटीय भाग में काट छांट होते हैं। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जब आप एग्जामिनेशन में देखोगे तो आप इसी से ही क्वेश्चन वहां पर पाओगे। इसके बाद विलांचल धारा या फिर विलांचली धारा, लिटोरल और लॉन्गशोर करंट। तो सर्फ के निर्माण के पश्चात जब एक विशुद्ध जल तटवर्ती भागों में समानांतर रूप से चलता है तो उसे ही विलांचली धारा, लिटोरल और लॉन्गशोर करंट कहते हैं। अब ये चीज भी आप इस वाले पर्टिकुलर इमेज से समझ सकते हो कि यहाँ पर सर्फ उठा, सर्फ उठने के बाद जो है धाराएं इस तरीके से बह रही हैं, और ये आपने देखा होगा, बहुत मतलब यूजुअल सा है ये। नॉर्मली हम कभी ना कभी इस चीज़ को देखते हैं। कभी आप किसी तालाब के पास ही पहुंचोगे तो वहां भी आप अगर आप पत्थर छोड़ोगे तो आप देखोगे इस तरीके की लहरें उठेंगी। ठीक है, इस तरीके की यूं ऐसे लहरें उठेंगी, ठीक है, जो बिल्कुल किनारे तक आएंगी। सो ये जो हैं ये एक समानांतर लाइनें होंगी। ये जैसा आप देख रहे हो ये समानांतर लाइनें हैं, और यही हमारी विलांचली धारा या फिर लिटोरल और लॉन्गशोर करंट इनको बोला जाता है। आगे बात करते हैं, सागरीय भूस्खलन और जो हिमस्खलन है, एवलांच है, उसके कारण भी समुद्री तरंगे उत्पन्न होती हैं। अब ये ऑब्वियस सी बात है, जब हम बात कर रहे हैं, सपोज ये पूरा सागर फैला हुआ है और यहाँ पर एक पहाड़ है, ये रॉक समझ लो इसको आप, पहाड़ है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर पूरा पहाड़ का ऐसे भाग टूट कर इसके अंदर गिरा, तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर लहरें उठेंगी, तो इनकी वजह से भी होगा। और अगर हम हिमस्खलन की बात करें, ध्रुवीय क्षेत्रों में बात करें जहाँ पर ग्लेशियर हैं, और वहाँ पर भी जब पूरा हिमस्खलन होगा, ठीक है, एवलांच आएगा, तो उसके बाद भी सागर के अंदर एकदम से क्या होगा, वो गिरेगा और उसकी वजह से भी लहरें डेवलप होंगी। चलिए आगे देखते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पर नोटिस करने वाला है, जब हम सागरीय भूकंपीय गतिविधियों की वजह से उत्पन्न होने वाली जो सुनामी तरंगें उनकी बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी हैं। अब सुनामी कैसे आती है, सपोज ये हमारा पूरा सागर है इस तरीके से, अब नीचे जहाँ पर जिस प्लेट पर ये पूरा सागर बह रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर यहाँ पर कुछ भूकंप आया, भूकंप की वजह से यहाँ पर जो लहरें उठेंगी वो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होंगी। और इंडिया ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, जब हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट था वहाँ पर सुनामी आई थी। ठीक है, आई थिंक 2004 के आसपास ये सुनामी आई थी। सो इसको एक बार आप देख भी लीजिएगा। तो ये जो सुनामी वाली लहरें होंगी ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होंगी। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महासागरीय धाराओं या फिर ओशियन करंट्स की। अब ये जो महासागरीय धारा है, ओशियन करंट्स हैं, ये एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रवाहित होने की जो सामान्य गति है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, यानी कि महासागरीय धारा का मतलब क्या है, जो जल राशि है महासागर की वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बह रही है, वही हमारी क्या कहलाएगी, ओशियन करंट्स कहलाएगी। कॉरियोलिस फोर्स, इसका क्या इफेक्ट रहता है या फिर कॉरियोलिस बल का क्या प्रभाव रहता है। सो इस बल की वजह से जो उत्तरी गोलार्ध की धाराएं हैं वो अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध की धाराएं अपने बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। अभी जो हमने बात करी थी इसमें हमने बात करी थी कि उत्तरी गोलार्ध की जब हम बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में जो धाराएं बहेंगी वो अपने दाईं ओर बहेंगी। ठीक है, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड का मतलब हो गया, जैसे ये आप देख रहे हो ये इधर डायरेक्शन में, ये भी इधर डायरेक्शन में, इस तरह से ये राइट साइड में बहेंगी। वहीं जब हम बात करेंगे दक्षिणी गोलार्ध की तो यहाँ पर बाईं ओर, सब देखो आप ये बाईं ओर, कुछ अपवाद भी हैं। सो मोटा माटी ये इसी तरीके का होता है। और ये जो पूरा बहना है कि जब दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में मूव करेंगी धाराएं, सो वो रीजन क्या है, वो है आपका कोरियोलिस फोर्स। अब इसके अपवाद की बात करें तो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में जो महासागरीय धारा है उसकी दिशा मानसूनी हवाओं की दिशा में जो परिवर्तन आएगा, जो चेंजेस आएंगे उसके साथ बदलेगी। सो ये एक चीज है जो यहाँ पर अपवाद है। अदरवाइज ज्यादातर आप जो देखोगे वो उत्तरी गोलार्ध की जो धाराएं हैं वो दाईं ओर बहेंगी और दक्षिणी गोलार्ध की बाईं ओर प्रवाहित होंगी। चलिए आगे बात करते हैं कि महासागरीय धाराओं का जो वर्गीकरण है। अब इसमें तीन तरीके की बेसिकली हैं, एक है आपकी ड्रिफ्ट, एक है करंट और एक है आपका जो स्ट्रीम है। ठीक है, तो यहाँ पर धारा को उसकी दिशा, उसकी गति और उसके
आकार के आधार पर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले प्रवाह या फिर ड्रिफ्ट की बात करें तो जब सागरीय सतह का जल पवन वेग से प्रेरित होकर आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। यानी कि ये सागर है, यहाँ पर हवा बह रही है और हवा की वजह से ये लहरें जो है वो आगे की तरफ चल रही हैं और जो जल है वो आगे की तरफ चल रहा है। तो इस तरीके का जो प्रवाह होगा वो ड्रिफ्ट कहलाएगा या फिर इसको प्रवाह बोलेंगे। इसकी गति और सीमा ये निश्चित नहीं होती है। एग्जाम्पल इसका क्या है? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। इसके बाद आगे बात करें धारा की या फिर करंट की। जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है तो उसे धारा कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और पर्टिकुलर जो सीमा है, लिमिट है, उसमें ये प्रवाहित होगा, तब ये क्या होगी? धारा। जबकि अभी हमने जो बात करी थी प्रवाह की, तो प्रवाह निश्चित नहीं होता किस डायरेक्शन में होगा, कितनी सीमा तक होगा, लेकिन धारा के साथ ये जरूर है कि वो एक निश्चित सीमा के अंतर्गत एक निश्चित दिशा की ओर बहुत तीव्र वेग से आगे बढ़ेगा। ठीक है, धारा की गति जो है वो प्रवाह की गति से अधिक होगी, मतलब जो प्रवाह की गति होगी वो आपकी कम होगी इन कंपैरिजन टू करंट। इसके बाद विशाल धारा या फिर स्ट्रीम की बात करें तो जब सागर का अत्यधिक जल धरातलीय नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है। नदियां क्या है? नदियां इस तरीके से फ्लो करती हैं, पूरा पूरा पानी इनका एकदम से आगे की ओर बढ़ता है। अगर इसी तरीके से सागर का जल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तब वो क्या कहलाएगी? विशाल धारा या फिर स्ट्रीम कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? गल्फ स्ट्रीम। इसके बाद आगे बात करते हैं कि तापमान के आधार पर महासागरीय धाराओं को दो वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है। पहली है आपकी गर्म धाराएं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ये हमारे पोल हो गए और यहाँ पर हमारा ये हो गया आपका सेंटर या फिर ये इस तरीके से आप ले लो, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेटर, ये इक्वेटर हो गया और ये हमारा हो गया पोल। जब गर्म धाराओं की हम बात करें तो विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर से जो धाराएं पोल की तरफ चलेंगी तो वो कौन सी हैं? गर्म धाराएं। जबकि पोल की तरफ से और इक्वेटर की तरफ जो धाराएं आएंगी वो क्या होंगी? आपकी ठंडी धाराएं। ऑब्वियस सी बात है, ये पोल है तो यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, ठीक है, दोनों पोल्स पर, तो यहाँ से जो धाराएं बहेंगी वो ठंडी होंगी। इक्वेटर पे एकदम हॉट रहता है तो यहाँ पर गर्म धाराएं पोल की तरफ मूव ऑन करेंगी। अच्छा, सागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के कारक क्या है? कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अब यहाँ पर हम जो धाराएं हैं उनकी उत्पत्ति और उनकी गति को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको देखने वाले हैं। पहला है पृथ्वी का परिभ्रमण और जो गुरुत्वाकर्षण है, यानी कि जो रोटेशन और जो ग्रेविटेशन है अर्थ का, उससे क्या फर्क पड़ता है उसको देखेंगे। इसके बाद महासागरीय कारक। महासागरीय कारक का मतलब क्या है? समुद्र का जो तापक्रम है वो कैसा है, उसके अंदर सैलिनिटी कितनी है, यानी कि वो कितना लवणता है उसके अंदर, डेंसिटी कैसी है, घनत्व कैसा है, बर्फ का पिघलना, ये सारी चीजें हैं जो आपके ओशियन से रिलेटेड फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से धाराओं की उत्पत्ति के बारे में बात होगी, उनकी गति के बारे में बात होगी। इसके अलावा बाह्यसागरीय कारक, वो कारक जो ना ओशियनिक है ना पृथ्वी से रिलेटेड है, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और परिभ्रमण को छोड़कर, तो वो क्या है? आपके वायुमंडलीय दाब कैसा है, हवा कैसी बह रही है, बारिश कैसी हुई है, वृष्टि, वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन कैसा हुआ है, सूर्य का तप कितना वहां पर पहुंच रहा है, मतलब सनलाइट कितनी पहुंच रही है, ये सारी चीजें। इसके बाद धाराओं में परिवर्तन या सुधार लाने वाले जो कारक हैं, इसमें आपका तट की दिशा और आकार कैसा है, मौसम में परिवर्तन और नितल की जो स्थलाकृति है, यानी कि समुद्र जहां पर है, जिस सरफेस पर समुद्र है, क्या वहां पर नीचे ऐसा तो नहीं बहुत सारी पहाड़ियां हैं, ठीक है, या फिर एक पहाड़ियों की श्रृंखला है, या फिर वो प्लेन है, तो कैसा उसका बॉटम है, उस सब पर डिपेंड करेगा। चलिए आगे देखते हैं। महासागरों में जलधाराओं की उत्पत्ति मुख्यतः तेज गति से चलने वाली जो हवाएं होती हैं उसकी वजह से होती है। दूसरे कारण इसमें आ जाता है आपका पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसका जो रोटेशन है, इसके अलावा तापमान में अंतर, घनत्व में अंतर, लवणता में अंतर, वायु दाब कैसा है, वृष्टि कैसी है, इसी को अभी हमने ऊपर भी देखा था। इन सबको एक एक करके यहाँ पर समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है या फिर रोटेशन है अर्थ का। पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसे घूम रही है? आपका वेस्ट से ईस्ट की ओर, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूम रही है। अब पानी कैसा है? ये तो तरल है, तरल है, इस वजह से वो जो ठोस पृथ्वी है उसके साथ मूव नहीं कर पाता और वो कहीं पीछे छूट जाता है। इससे क्या होता है? इससे जल में एक विपरीत गति उत्पन्न होती है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ
पानी जो होता है वो मूव करना शुरू कर देता है। रीजन बीइंग कि अर्थ का रोटेशन कैसा है, अर्थ का रोटेशन है वेस्ट से ईस्ट, लेकिन जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में है और वो ठोस के कंपैरेटिवली नहीं घूम पाता और वो विपरीत डायरेक्शन में घूमने लगता है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमने लगता है, जिसकी वजह से धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चलो इसके बाद यहां पर हम देखें तो भूमध्य सागरीय रेखा जो है वो इसी की वजह से डेवलप होती है। अच्छा, आगे बात करते हैं। पृथ्वी का जो रोटेशन है, जो परिभ्रमण गति है, उसका प्रभाव सागरीय धाराओं की दिशा पर भी पड़ता है। उनकी डायरेक्शन क्या होगी वो इस चीज से डिफाइन होती है। उत्तरी गोलार्ध में धाराएं दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं इसी की वजह से, और इसमें विक्षेपक बल यानी कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स इसकी स्पष्ट भूमिका रहती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो फैक्टर है वो है आपका एयर प्रेशर या फिर वायुदाब। जहां पर वायुदाब अधिक होता है वहां जलतल नीचा रहता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये आप देखो कि ये एक समुंदर है, अब यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर पड़ा है तो यहाँ पर समझ लो ऐसे ज़्यादा प्रेशर पड़ा है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये थोड़ा सा नीचे डाउन चला जाएगा, यानी कि जल का जो स्तर है वो नीचे होगा। जबकि जो कम वायुदाब वाला क्षेत्र है, एक आगे अगर हम इसके क्षेत्र की बात कर लें, इसी समुद्र के आगे क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर क्या है वायुदाब उतना नहीं है, तो यहाँ पर पानी कैसा रहेगा, ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर नीचे है, तो पानी इस तरीके से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ है। तो इससे क्या होगा, ये ऊंचा जल तल से नीचे जल तल की ओर धाराएं चलने लगेंगी और समुद्र तल पर प्रति वर्ग इंच क्षेत्र पर प्रायः वायु का लगभग 15 पाउंड दबाव रहता है। इतना एयर प्रेशर रहता है और इसी की वजह से जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। तो ये एक फैक्टर है जिससे जलधाराएं जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। इनका ओरिजिनेशन का एक ये रीज़न है और इनकी दिशा भी निर्धारित होती है। इसके बाद बात करें प्रिवेलिंग विंड्स की या फिर प्रचलित पवनें, तो सागरों के ऊपर बहने वाली जो पवनें हैं वो अपने साथ जल को बहाकर ले जाती हैं। इसके बारे में अभी हमने पहले भी डिस्कस करा था। और वास्तव में अगर हम बात करें तो पृथ्वी की अधिकांश जलधाराएं इसी वजह से उत्पन्न होती हैं और उनकी जो स्थायी पवनें हैं, मतलब जो स्थायी पवनें हैं उसको ये अनुसरण करते हैं। अगर स्थायी पवनें सपोज इधर साइड में बह रही हैं, जस्ट अ सेकेंड, अगर पवन इस साइड में बह रही है और ये कैसी है, एक ऐसी धारा है जो कंटिन्यूस बहने वाली है पवन की, एयर की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये समुंदर है तो समुंदर की जो लहरें उठेंगी वो इसी डायरेक्शन में उठती रहेंगी, मतलब यहाँ पर जो जलधारा होगी वो इस डायरेक्शन में आगे ऐसे मूव करेगी। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जब हम बात करेंगे ट्रेड्स विंड्स की या फिर व्यापारिक पवनों की, जो कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में बह रही हैं, यहाँ पर ईस्ट से वेस्ट की तरफ बह रही हैं, तो उसके कारण जो भूमध्य सागरीय रेखा है वो भी क्या ईस्ट से वेस्ट की ओर ही चलेंगी, क्योंकि ये जो ट्रेड विंड से लगातार बह रही हैं और वो अपने साथ में जलराशि को इसी डायरेक्शन में आगे मूव ऑन कराएंगी। अच्छा, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव ऑन होती है। ये दोनों ही एग्जाम्पल्स यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर इवेपोरेशन और रेनफॉल की, जो अभी हम बात कर रहे थे। अब देखो, जहां पर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर जल का जो स्तर है वो नीचे हो जाएगा, और जो अधिक वर्षा वाले सागर हैं वहां पर क्या होगा, जल का स्तर ऊपर रहेगा। इससे क्या होगा, एक डिफरेंस क्रिएट होगा कि यहाँ पर तो इवेपोरेशन बहुत हुआ तो यहाँ पर जल का स्तर नीचे है, और यहाँ बारिश हुई तो यहाँ पर जल का स्तर ये ज़्यादा ऊपर हो गया। तो ये जो डिफरेंस आया इसकी वजह से यहाँ का पानी इधर मूव करेगा और इसी से एक क्या होगा, करंट स्टार्ट होगा, मतलब जल जो है एक गति से इस डायरेक्शन में बहना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें तो भूमध्य सागरीय जल रेखा वो अधिक वर्षा के कारण ही उत्पन्न होती है। आगे मूव ऑन करते हैं। इसी प्रकार ध्रुवीय भागों में वाष्पीकरण कम होता है, क्योंकि वहां पर सनलाइट इतना तेजी से नहीं पड़ती है, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वाष्पीकरण इवेपोरेशन कम होता है और हिम पिघलने से क्या होता है, जल की मात्रा वहाँ पर बढ़ जाती है। इसी वजह से ध्रुवीय भागों से जो जल धाराएं हैं वो प्रवाहित होने लगती हैं, यानी कि ये हमारा जो पोल है, पोल पर क्या होगा, सनलाइट कम पड़ेगी, इवेपोरेशन कम होगा, मतलब पानी कम यहाँ से निकलेगा। और यहाँ पर क्या है, बर्फ जब पिघलेगा तो पानी खूब सारा निकलेगा, वो पानी क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा और यहीं से ठंडी जलधाराएं बहना स्टार्ट होंगी, जिसका एग्जाम्पल क्या है आपका, लेब्राडोर। चलो, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर याद रखना है, जो हम अलग अलग फैक्टर पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से जो जलधाराएं हैं जो उत्पन्न हो रही हैं, ये सारे फैक्टर मिल के काम करते हैं।
ऐसा नहीं है कोई एक ही फैक्टर एक ही जगह पर काम कर रहा हो, उसके साथ में कुछ और फैक्टर भी हो सकते हैं। सारे फैक्टर हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि जब हम विषुवत रेखा की बात करेंगे तो विषुवत रेखा पर सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, वो चीज़ पोल पर नहीं है। ठीक है, पोल पे इवेपोरेशन कम हो रहा है, सनलाइट कम पड़ रही है, बट वहाँ पर जो बर्फ़ पिघल रही है उसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो ये अलग-अलग फैक्टर हैं, लेकिन अगर अर्थ के रोटेशन की बात करें तो अर्थ के रोटेशन का इम्पैक्ट तो पड़ेगा। तो ये चीज़ है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को मान के ही हम नहीं सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकते। ये सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर आगे बात करें डेंसिटी ग्रेडियंट की या फिर घनत्व प्रवणता। जिन सागरों में लवणता कम होती है उनका घनत्व कम होता है। अब लवणता का मतलब क्या है और डेंसिटी का मतलब क्या है? सपोज ये एक पानी का ग्लास है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल समझो आप। अब इसके अंदर कुछ आपने नहीं मिलाया। दूसरा एक पानी का ग्लास है, उसके अंदर आपने क्या करा, खूब सारा चीनी मिला दिया। अगर आप देखना शुरू करोगे तो इससे तो आप थोड़ा बहुत आर पार देख पाओगे, लेकिन यहाँ पर जो आप बात करोगे तो नहीं देख पाओगे। जैसे जैसे इसके अंदर आप चीनी और मिलाते चले जाओगे, इसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, और जो इसकी ओपेसिटी है, जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी का मतलब थोड़ा सा और यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक ये और एक ये दो बीकर हैं ऑलमोस्ट सेम साइज के। अब यहाँ पर एकदम खाली है और एक में हमने खूब सारे पत्थर रख दिए। ठीक है, खूब सारे पत्थर रख दिए यहाँ पर। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर खाली स्थान जो है वो बहुत कम होता चला गया। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, या फिर हम कहें तो मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सो ये हो गया मास कितना है पर्टिकुलर वॉल्यूम में, वही आपको डिफाइन करता है क्या, डेंसिटी। सो डेंसिटी जहां पर कम होगी वहां पर क्या होगा, वहां पर लवणता भी कम होगी। मतलब लवणता कम होगी तो डेंसिटी कम होगी, बात वही है। ठीक है, और जहां पर अधिक लवणता होगी, मतलब जिन सागरों में अधिक लवणता होगी, अधिक सैलिनिटी होगी, नमक वहां पर ज्यादा मिला हुआ होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर घनत्व भी उसका ज्यादा हो जाएगा। इससे क्या होगा, जल का जो स्तर है, जो अभी हमने देखा था कि एक तरफ ऊपर हो गया जो उसका लेवल है, और एक तरफ क्या हो गया, कम हो गया, नीचे हो गया। तो उसकी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हुआ कि वो ज्यादा स्तर वाले जल से जो है वो दूसरी डायरेक्शन में, जहां पर ये जल का स्तर कम है, उधर की तरफ पानी फ्लो होने लगेगा। ठीक है, चलो, तो फलस्वरूप क्या होगा, अपने घनत्व को समान रखने के लिए जो कम घनत्व के स्थान है वहां से अधिक घनत्व वाले स्थान की ओर वो बहना स्टार्ट होगा, यानी कि डेंसिटी की वजह से एक जो धारा का फ्लो है वो शुरू हो जाएगा। भूमध्य रेखा और ध्रुवों से चलने वाली जो धाराएं हैं वो ध्रुवों पर बर्फ पिघलने और भूमध्य सागर पर अत्यधिक वर्षा होने के कारण लवणता और घनत्व यहाँ पर कम रहता है, इसलिए जलतल ऊंचा रहता है। इसका मतलब क्या है, जब हम बात करें ध्रुवों की तो ध्रुवों पर बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ पिघल रही है बहुत तेज़ी से। वहीं भूमध्य रेखा की बात करें जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, और यहाँ पर क्या है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है इस एरिया में। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, सागर का जो डेंसिटी होगा वो बहुत कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा कि बहुत सारा पानी मिला दिया है और नमक उस कंपैरिजन में वहाँ पर नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, एक डिफरेंस क्रिएट होगा सैलिनिटी का, और जो घनत्व है उसका, उसकी वजह से क्या होगा, एक तरफ जल का स्तर ऊंचा हो जाएगा, एक तरफ जल का स्तर नीचा हो जाएगा। आगे बात करते हैं वेरिएशन इन टेम्परेचर, यानी कि तापमान में डिफरेंस। अधिक ताप के कारण जल गर्म होकर फैलेगा और फैलकर आगे बढ़ने लगेगा, जबकि कम टेम्परेचर होगा तो जल सिकुड़ता जाएगा, और इसी वजह से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जलधाराएं बहती हैं। भूमध्य रेखा पर क्या होगा, तापमान बहुत ज़्यादा होगा, ध्रुवों पर तापमान कम होगा, तो ये जो कम तापमान वाला जल है उसकी तरफ ज़्यादा तापमान वाला जल आगे बहना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं महाद्वीपीय तटीय बाधा या फिर कॉन्टिनेंटल कोस्टल बैरियर की। सो जब जलधाराओं के मार्ग में नुकीले स्थलीय किनारे आ जाते हैं तो जलधाराएं दो भागों में बट जाती हैं, यानी कि एक ये जलधारा बह रही है और यहाँ पर कुछ इस तरीके का नुकीला स्थलाकृति आ गई, तो ये दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गई। अब दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय रेखा की बात करें तो ये जो धारा है ये ब्राजील के सनरॉक के पास टकराकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इसकी एक शाखा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में ब्राजील जलधारा की उत्पत्ति का कारण है। सो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राजील जलधारा जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किस धारा से, तो आपको ये याद रखना है कि दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय रेखीय धारा जो है उसकी वजह से ये डेवलप होती है। ऐसे ही कैरिबियाई द्वीपों की बात करें तो उसके निकट भी कई प्रकार की जलधाराओं का जन्म होता है।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यह है यहाँ पर, जिसमें हम बात करेंगे धाराओं का जो प्रभाव है, जो उसका इफेक्ट है और जो उसकी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में। सो धाराओं का निरंतर प्रवाह, लगातार बहना, पृथ्वी के क्षैतिज ऊष्मा संतुलन यानी कि हॉरिजॉन्टल हीट बैलेंस को स्थापित करने की दिशा में प्रकृति का प्रयास है। यानी कि नेचुरल तरीके से ये काम होता है कि जहां पर बहुत ज्यादा गर्म है पानी, जहां बहुत ज्यादा ठंडा है, तो उसको आपस में मिला देना और इस तरीके से अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। ठीक है। अब गर्म धाराएं जहां तट के तापमान को बढ़ा देती हैं, वहीं ठंडी धाराएं अपने प्रवाह मार्ग क्षेत्र के तापमान में कमी लाती हैं। इससे वहां का मौसम शुष्क और ठंडा हो जाता है। अब इसमें अटाकामा मरुस्थल, इसको जरूर याद रखना है। ये जो अटाकामा मरुस्थल है, ये पेरू धारा के इफेक्ट से निर्मित एक उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि अटाकामा मरुस्थल के डेवलपमेंट में कौन सी धारा का रोल रहता है, तो आपको याद रखना है पेरू धारा। पेरू धारा की वजह से अटाकामा मरुस्थल जो है वो डेवलप हुआ है। गर्म धाराएं अपने साथ लाने वाली आर्द्र पवनों से वर्षा कराती हैं। अब इसमें जो एग्जाम्पल है वो क्या है आपका, उत्तर अटलांटिक प्रवाह। अब ये जो उत्तर अटलांटिक प्रवाह है, ये पश्चिमी यूरोपीय भागों में वर्षा का कारण बनता है, जिससे वहाँ पर पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश का निर्माण हुआ है और वहाँ वर्ष भर बारिश होती रहती है। जबकि ठंडी धाराएं तटीय उच्च वायु दाब का निर्माण करती हैं। इससे शुष्क हवाओं के कारण वहां मरुस्थलों का निर्माण हुआ है। अब इसमें जो आपको यहाँ पर याद रखना है वो है आपका बेंगुला धारा। इस धारा की वजह से कालाहारी जो मरुस्थल है वो डेवलप हुआ है। वहीं फॉकलैंड धारा की बात करें, इसकी वजह से पेंटागोनिया या फिर पेंटागोनिया मरुस्थल जो डेजर्ट है वो डेवलप हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं ठंडी धाराएं। ये अपने साथ प्लवी हिमशैल या फिर आइसबर्ग इसको लेके आती हैं। इससे क्या होता है, अब आइसबर्ग की बात करें तो ये ताज़े पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन ये जो हिमशैल हैं ये जब चलते हैं रास्ते में तो जो जलयान है, जो हमारे जहाज हैं पानी के, उनके लिए बहुत खतरा होते हैं। अब ये जो लेब्राडोर धारा है, इसी की वजह से जो टाइटैनिक जहाज ये पूरा खराब हो गया था, ये टूट गया था और फाइनली डूब गया। ठीक है। सो ये लेब्राडोर धारा, इसके द्वारा एक आइसबर्ग लेके आया गया, वो आइसबर्ग आपका टाइटैनिक जहाज से टकराया और वो जहाज डूब गया। ये धाराएं अपने साथ प्लवकों या फिर प्लैंकटन इनको लेके आती हैं और ये मछलियों का मुख्य आहार है। जहां ठंडी और गर्म समुद्र धाराएं मिलती हैं, वहां पर प्लैंकटन के उत्पन्न होने के लिए अनुकूल दशा होती है और वहीं पर खूब सारी मछलियां पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है न्यू फाउंडलैंड। इसके समीप जो ठंडी लेब्राडोर धारा है और गर्म गल्फ स्ट्रीम की धारा है, ये दोनों मिलती हैं और वहीं पर आपका ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक ऐसे जो मत्स्यन क्षेत्र हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है। आगे बात करते हैं पेरू के तट की। सो पेरू के तट पर एंकोबीज मछली का वितरण भी पेरू और हम्बोल्ट ठंडी धारा के से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर जो है उनके लिए प्लैंकटन प्रोवाइड हो जाते हैं। इस वजह से पूरा डेवलप होता है प्लैंकटन और वहीं इसलिए मछली भी आती हैं। जब अल्नीनो गर्म धारा यहाँ प्रभावी होती है तो ठंडी पेरू धारा यहाँ सतह के ऊपर नहीं आ पाती और इससे मत्स्य उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो अल्नीनो की वजह से ऐसा होता है कि यहाँ पर जो फिशिंग पूरा इंडस्ट्री है वो उस पर मतलब निगेटिव इम्पैक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जब गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं तो तापमान के व्युत्क्रमण की दशाएं या फिर टेम्परेचर इन्वर्जन ये बन जाने से वहां पर कोहरा डेवलप होता है और इससे भी जो जलयान है, पानी के जहाज हैं, उनको ट्रेवल करने में डिफिकल्टी होती है। सागरीय धाराएं ये समुद्र में विशाल महामार्ग की भांति होती हैं और इसका जिससे जो होता है समुद्र जलयान सामान्यतः अनुसरण करते हैं सागरीय धाराओं का ही। गर्म जल धाराओं के कारण ही ध्रुवीय क्षेत्र के जो बंदरगाह हैं उस पर हिम नहीं जम पाते और वो वर्ष भर खुले रहते हैं। अगर सपोज वहां पर ये जो हॉट स्ट्रीम से ये ना पहुंचे, उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पर बर्फ जम जाएगी और जलयान वहां पर नहीं मूव कर पाएंगे। सो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और उसकी जो शाखाएं हैं उसके प्रभाव से पश्चिमी यूरोप के अधिकतर बंदरगाह जो हैं वो वर्ष भर खुले रहते हैं। नॉर्वे ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ का लाभ उठाता है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह उसकी जो शाखाएं हैं उससे सबसे ज़्यादा किसको बेनिफिट होता है, नॉर्वे को। इसके अलावा रूस का जो मुर्मस्क बंदरगाह है वो ध्रुवीय प्रदेश में होने के बावजूद जो गर्म धारा है इसके इफेक्ट की वजह से वर्ष भर खुला रहता है।
यहाँ पर आगे हम बात करते हैं कौन कौन से सागर में कौन कौन सी धाराएं हैं। ये पर्टिकुलर लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में जब कट टू कट क्वेश्चन आता है तो यहीं से आता है। अटलांटिक महासागर, यहाँ की कौन कौन सी धाराएं हैं और उनकी प्रकृति क्या है। अगर हम बात करें उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा की, दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा की, फ्लोरिडा धारा की या फिर गल्फ स्ट्रीम की, इर्मिंगर धारा, नॉर्वे धारा, ब्राजील धारा, सो ये सारी अटलांटिक महासागर में बहती हैं और ये गर्म धाराएं हैं। ठीक है, इनके नाम आपको एज इट इज याद रखने हैं। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम, इर्मिंगर धारा, नॉर्वे धारा और ब्राजील धारा, ये सारी ही कैसी हैं, गर्म पानी की धाराएं हैं। वहीं कनारी धारा की बात करें, लेब्राडोर की बात करें, फॉकलैंड की बात करें, हम दक्षिणी अटलांटिक धारा की बात करें या फिर बेंगुला, ये सारी कैसी हैं, ठंडी ठंडी जल धाराएं हैं और ये पांचों जो है कहाँ पर बहती हैं, अटलांटिक महासागर में। इसके बाद प्रशांत महासागर की धाराओं की बात करें, सो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा गर्म प्रकृति की, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा ये भी गर्म प्रकृति की, कोयोशिवो धारा ये भी गर्म प्रकृति की, एल्यूशन धारा, सुशिमा धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये सारी धाराएं कैसी हैं, जो प्रशांत महासागर में बहती हैं और गर्म जल धाराएं हैं। इसके अलावा ओएशियो धारा, क्यूराइल धारा, कैलिफोर्निया धारा, पेरू और हम्बोल्ट धारा, ये कैसी हैं, ठंडी पानी की जल धाराएं हैं। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं, बात करते हैं हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर की जो धाराएं हैं, इसमें विषुवत रेखीय धारा, मोज़ेम्बिक धारा, अगुल्हास धारा, ये तीनों ही कैसी हैं, गर्म पानी की जल धाराएं हैं और जो हिंद महासागर में ये उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा पछुआ पवन प्रवाह और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये कैसी हैं, आपकी ठंडी जल धाराएं हैं। अब ये जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये वर्ल्ड मैप है और यहाँ पर महासागरीय धाराओं को दर्शाया गया है। अब यहाँ पर ये देखो कि जो एस शेप में है, ये आपका क्या है, अटलांटिक ओशन है, इधर आपका ये पैसिफिक ओशन है, इधर भी आपका ये पैसिफिक ओशन है और दिस इज हिंद महासागर या फिर इंडियन ओशन। ठीक है, सो यहाँ पर ये अलग अलग धाराएं हैं जिनके बारे में अभी हमने चर्चा करी है। अच्छा, इसी के साथ आज का ये वाला सेशन यहीं पर एंड होता है, जिसमें हमने ओशियन स्ट्रीम्स के बारे में, ओशियन वेव्स के बारे में, महासागरीय धाराओं के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है। ठीक है, सो ये वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली बेसिस पर आप जो महेश वर्णवाल की बुक है उसके एक चैप्टर को मेरे साथ फिनिश कर सकते हैं इन सिंप्लीफाइड नोट्स के साथ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।